Good morning and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching. पिछले क्लास में आर्टिस्ट की चर्चा हम लोग कर रहे थे. सिगा नोया की कहानी है जिसमें हमने आपको ये बतला दिया है यहाँ तक कि सेबी के पिता और उनके मित्र जो हैं वो गाड़ी पर बातचीत कर रहे हैं. सेबी बीच में टपकता है. उसके पिता उस पर क्रोधित गुस्सा होते हैं और अपना आंख उसके तरफ वाइड करते हैं, यानी आंख उड़ेरते हैं. आगे चलिए. वन डे, पेज नंबर 50, पैराग्राफ नंबर 19. ठीक है. One day, when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. एक दिन जब सेबी पीछे एक अपरिचित अनजान गली में टहल रहा था, तभी देखा कि एक फ्रूट स्टॉल पर एक बूढ़ी महिला फल बेच रही थी. She was selling dried persimmons and oranges on the shutters of the house behind the stall. She had hung a large cluster of gourds. यानी वो बूढ़ी औरत क्या बेच रही थी? पीले फल और संतरे बेच रही थी और स्टॉल के पीछे शटर पर बहुत सारा गार्ड जो थी वो टांगे हुए थी. Can I have a look? said Sebi and immediately ran behind the stall and began examining the guards. सेबी जो था उस औरत से पूछा कि क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ, और कहने के तुरंत बाद वो तेजी से उस पीछे शटर के पास गया और वहां जाकर गार्ड की एग्जामिन करने लगा. Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. अचानक उसको एक करीब 5 इंच लंबा सुंदर गार्ड उसको दिखाई पड़ा, जो उसको लगा कि बहुत सुंदर और उपयोगी गार्ड उसको लगा. Something about it made Sebi's heart beat faster. यानी इसी प्रकार का गार्ड जब कुछ देख लेता था सेबी, तो उसकी दिल की धड़कन जो थी वो तेज हो जाती थी. How much is this one? He asked, panting out the words. यानी उसने शब्दों को कपाते हुए पूछा कि इसका कितना दाम है. Well, said the old woman, since you are just a lad, I will let you have 8-10 cents. वो बूढ़ी औरत जो थी वो कही कि ठीक है, तुम चूंकि बच्चे हो इसलिए मैं तुमको इसे 10 सेंट में दे दूंगी. In that case, said Sebi urgently. यानी इस परिस्थिति में सेबी एकदम तुरंत कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वॉन्ट यू, कृपया तुम इसे मेरे लिए रखोगी ना. आई विल बी बैक विद द मनी, क्योंकि मैं अभी पैसा लेकर लौटता हूं और इस गार्ड को मैं खरीदूंगा, तुम मेरे लिए इसको रखो. He dashed home and in no time at all was back at the stall. यानी सेबी जो था उसके बाद वो तेजी से दौड़कर घर गया और बिना देर किए फिर वहां स्टॉल पर वो आ गया, लौट आया. He bought the guard and took it home. उसके बाद वो उस गार्ड को खरीद लिया और उसे लेकर अपने साथ घर आया. From that time he was never separated from his new guard. यानी जब से वो उस गार्ड को लेकर आया था तब से वो अपने उस नए गार्ड से कभी अलग नहीं हुआ, कभी जुदा नहीं हुआ. He even took it along to his school and used to polish it under his desk in the class time. यहाँ तक कि जब सेबी स्कूल गया तो उस गार्ड को अपने साथ वो स्कूल लेकर गया और क्लास टाइम में ही डेस्क के नीचे उस पर पॉलिश करना शुरू कर दिया. It was not long before he was caught at this by one of the teachers
who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class. यानी क्लासरूम में डेस्क के नीचे उसको ये काम शुरू किया, भी बहुत देर हुआ भी नहीं था, तभी एक टीचर ने उसको पकड़ लिया। यानी वो पकड़ा गया एक टीचर के द्वारा, ठीक है। और वो टीचर उसके ऊपर बहुत मतलब क्रोधित हुए, क्योंकि इथिक्स की पढ़ाई हो रही थी, नीति शास्त्र की पढ़ाई हो रही थी, और उसमें से भी डेस्क के नीचे गार्ड पर पॉलिश करने में व्यस्त था। स्वाभाविक है, कोई भी टीचर होगा तो उस पर गुस्सा उसको आएगा ही, वो क्रोधित होगा ही। The teacher came from another part of Japan and found it most offensive that children should indulge in such effeminate pastime as collecting guards. यानी वो टीचर जो थे वो जापान के दूसरे हिस्से से आते थे और इस काम को वो बहुत बड़ा अपराध मानते थे, ठीक है, कि बच्चे इस तरह से गार्ड के पीछे, जो स्त्रियों का काम है उसके पीछे अगर अपना समय वो जाया करते हैं, व्यतीत करते हैं, तो इसको वो बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, क्योंकि ये गार्ड ओड के पीछे ये सारा काम स्त्रियों का होता है। He never minded having his students sing Nabiba Bhusi Ballad, however costly. यानी उनके विद्यार्थी नबीबा भूसी बलाड गीत गाते थे। नबीबा भूसी बलाड कहते हैं अल्लाह गीत को। अल्लाह गीत अब तो उसकी परिपाटी खत्म हो गई है। पहले अल्लाह लोग गाते थे और वीर रस की के गाने थे, वो हुआ करते थे और लोग बहुत प्यार से उसको सुनते थे। वीरता का गीत था, खाली उसमें वीरता की बात होती थी। लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हावी होते जा रहा है और ये वीरता सिरता की सारी बातें इनके दिमाग से खत्म होती जा रही है, और आप समझ ही रहे हैं कि किधर लोगों का रुझान हो रहा है। तो वो टीचर जो थे और नबीबा भूसी यानी अल्लाह गीत जब उनके विद्यार्थी गाते थे, भले ही वो कितना रुखड़ा गाना क्यों ना हो, उसमें कोई लय, ठीक है, कोई श्रृंगार, ये सब चीज कुछ कोई रस नहीं होता था, लेकिन उसके बाद भी वो टीचर उसको खराब नहीं मानते थे। लेकिन जब से भी गार्ड पॉलिश कर रहा था तो इसके लिए वो बहुत क्रोधित हुए, बहुत उस पर गुस्सा हुए। Now when he found Sebi silently polishing his guard, his voice trembled with fury. अब जब वो सेबी को चुपचाप बैठकर गार्ड पर पॉलिश करते हुए जब वो पाए, तो उनकी आवाज जो थी वो क्रोध से कपाने लगी, वो कांपने लगे। You are an idiot, he shouted, और चिल्लाए कि तुम एक मूर्ख हो, इडियट हो। There is absolutely no future for a boy like you. सचमुच तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं, और गार्ड पर बैठ के पॉलिश करोगे तो तुम्हारा क्या भविष्य होगा, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। Then and there he confiscated the guard on which Sebi had spent so many long hours of work. यानी उसी समय वो उस गार्ड को जब्त कर लिए, सीज कर लिए, ठीक है, जब्त कर लिए, जिस पर सेबी कई घंटा अपना समय व्यतीत किया था, बिताया था। सेबी stared straight ahead and did not cry. जब वो टीचर उससे वो गार्ड छीन लिए तो बेचारा चुपचाप सामने टकटकी लगा कर देखते रहा और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। When he got home, Sebi's face was pale. जब सेबी घर आया तो उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall. यानी घर पहुंचने पर बिना कोई शब्द बोले वो चुपचाप अपना पैर उठा के वार्मर पर रख दिया और अनमनस्क दीवार पर टकटकी लगाकर एक टक देखने लगा। After a while, यानी कुछ देर के बाद, the teacher arrived. वो टीचर पहुंच गए, कहाँ? सेबी के घर।
वहां पहुंच गए। एज सेबीज फादर was not yet home from the carpenter's shop where he worked, the teacher directed his attack on सेबीज मदर। यानी वो टीचर जो सेबी के घर पहुंचे, चूंकि सेबी के पिता जो कि एक बढ़ई के दुकान पर काम करते थे, वो अपने काम से लौट कर नहीं आए थे, इसलिए वो टीचर्स डायरेक्ट अपना हमला सेबी के मां पर बोल दिए। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग is the responsibility of the family, he said in a stern voice। यानी उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि ये सारी चीजें आप परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये सब आपकी जवाबदेही बनती है। It is the duty of you parents to see that such things do not happen। ठीक है, यानी आप माता पिता का ये कर्तव्य है देखना कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रासमेंट सेबीज मदर म्यूटेड सम एपोलॉजी, यानी कष्ट और घबराहट में सेबी की माँ जो थी वो उस टीचर से क्षमा प्रार्थना कर रही थी, माफी मांग रही थी। मीनवाइल सेबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। यानी जिस समय वो टीचर सेबी की माँ से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, उस समय सेबी जो था वो अपने कमरे में कोने में बैठकर, कमरे के कोने में बैठकर अपने को एकदम मतलब नॉर्मल शो करने का प्रयास कर रहा था। टेरिफाइड he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind where the whole row of fully prepared guards was hanging। ठीक है, यानी अंदर से वो पूरी तरह से डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। कभी वो अपने उस टीचर को देखता था जो उसको सजा देने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ थे, पड़े गए थे, और कभी जो पीछे दीवार पर जो अपना सब गार्ड पर पेंट करके जो टांगे हुआ था, कभी उनकी तरफ देखता था। What would happen if the teacher caught sight of them? और वो सोचता था कि टीचर जो है एक ठो गार्ड अगर देख लिए हमको पॉलिश करते हुए तो इतना हंगामा खड़ा किए हैं, और जब ये समूचा सब देखेंगे तब क्या होगा, यही बात उससे भी सोच रहा था। Trembling inside, he waited for the worst, but at length the man adjusted his rhetoric and stamped angrily out of house। Sebi heaved a sigh of relief। ठीक है, यानी अंदर से कांपते हुए उस सबसे खराब रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। ठीक है, लेकिन तभी वो टीचर जो थे वो अपना उत्तेजक भाषण वहां दिए और क्रोध में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गए। तब जाके सेबी को राहत की सांस मिली, वो राहत की सांस लिया। सेबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, यानी सेबी की माँ जो थी वो धीरे धीरे सिसक रही थी, धीरे धीरे रो रही थी। इन a querulous whine, she began to scold Sebi, and in the midst of this, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप। ठीक है, यानी सेबी की माँ जो थी वो धीरे धीरे मतलब सिसक रही थी और सेबी को धीरे धीरे डांट रही थी। इसी बीच सेबी के पिता जो थे वो अपने दुकान से अपने काम से लौट आए। As soon as he heard what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating। जो ही मतलब वो सुने कि क्या हुआ, क्या घटना घटी, जब वो जाने तब अपने बेटा का वो कॉलर पकड़े और उसको साउंड बीटिंग किए, मैंने अच्छा मरम्मत किए, पिटाई किए। You are no good, he wallowed at him। वो उस पर चिल्लाए कि तुम एकदम अच्छे नहीं हो। You will never get anywhere in the world the way you are carrying on। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर चलकर
तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आई हैव गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। मेरे मन में तो आता है कि तुमको हम उठा के गली में फेंक दें जहां के तुम चीज हो। द गार्ड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन। अभी सभी को डांट ही रहे थे, तभी दीवार पर जो गार्ड जो सब टंगा हुआ था उस पर उनका ध्यान केंद्रित हुआ, उस पर उनका ध्यान खींचा। विदाउट ए वर्ड ही फेच्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस वन आफ्टर द अदर। यानी उसके बाद बिना कोई शब्द बोले वो अपना हथौड़ा लेकर आए और एक एक करके सारा गार्ड को स्मैश कर दिए, यानी हथौड़ा से मार मार कर फोड़ दिए, उसको नष्ट कर दिए। सेबी टर्न पेल बट सेड नथिंग। सेबी जो था वो पीला पड़ गया था, लेकिन बेचारा बोला कुछ नहीं। नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज confiscated guard to an old porter who worked in the school। ठीक है, तब यहाँ तक ये हो गया कि सेबी का जो भी सब गार्ड सब था उसके फादर उसको नष्ट कर दिए। अब जो सेबी जिस गार्ड पर स्कूल में पॉलिश कर रहा था वो गार्ड वो टीचर उसका जब्त कर लिए थे, किए थे ना, जब्त कर लिए थे। तब उसका क्या हुआ, अब यहाँ से वो बात शुरू होता है कि द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन द टीचर गेव सेबीज कॉन्फिस्केटेड गार्ड, यानी सेबी से जो जब्त किया हुआ गार्ड था वो टीचर वो स्कूल में जो बूढ़ा चपरासी काम करता था उसको दे दिए। हियर टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी उन्होंने उस गार्ड को ऐसे उठाकर हैंड ओवर किया, मैंने उसको दिया मानो कोई उसको गंदा चीज दे रहे हैं, ऐसे उसको मुंह बनाकर ऐसे उठा कर दिए कि हाँ ये ले जाओ। लग रहा था कि कोई गंदा चीज उसको उठाकर दे रहे हैं। द पोर्टर took the guard home with him and hung it on the wall of his small sooty room। यानी वो चपरासी जो था, वो नौकर जो था, उस गार्ड को अपने साथ अपने घर ले आया और उसका जो कमरा जो था जिसमें काली खोली लगा हुआ था उसी में लाकर उसको वो टांग दिया। About 2 months later, यानी इसके करीब 2 महीने के बाद, the porter, finding himself even more hard pressed for money than usual, decided to take the guard to a local curio shop to see if he could get a few coppers for it। यानी उसके करीब 2 महीने के बाद उस पोर्टर को यानी चपरासी को पैसे की तंगी महसूस हुई। तब वो निर्णय लिया कि इस गार्ड को हम जो लोकल जो कलाकृति बेचने वाला जो दुकान है उसके यहाँ लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इसके बदले में कुछ पैसा मिलता है कि नहीं। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गार्ड केयरफुली, then assuming an uninterrupted tone handed it back to the porter saying, I might give you 5 yen for it। यानी वो जो कलाकृति का जो दुकानदार जो था वो उस गार्ड का बहुत सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण किया। ठीक है, उसका बहुत सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया और फिर अनइंटरेस्टेड टोन बनाते हुए और रुचि उसमें अपना दिखलाते हुए कहा कि भाई इसका कितना देंगे, बहुत देंगे तो 5 येन देंगे। ठीक है, द पोर्टर वाज astounded but being quite a astute old man replied coolly। यानी वो चपरासी जो था ये सुनकर चकित हो गया, क्योंकि वो 5 येन का कल्पना भी नहीं किया था कि इस कद्दू का 5 येन कोई दे देगा, तो कल्पना भी नहीं किया था। लेकिन वो बहुत चालाक आदमी था, इसलिए वो एकदम कूल होकर रिप्लाई दिया, जवाब दिया कि आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट।
कि यार ना ना 5 एन में तो निश्चित रूप से हम इसको नहीं देंगे किसी को। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 एन। तो जब वो कहा कि नहीं नहीं 5 एन में तो नहीं देंगे, तब वो डीलर जो था तुरंत अपने ऑफर को बढ़ाकर 10 एन कर दिया। कहा कि ठीक है तब 10 एन ले लो। बट द पोर्टर वाज स्टिल एडमेंट। लेकिन वो चपरासी जो था वो अभी भी एकदम कठोर बना हुआ था, इनकार कर रहा था देने से। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 एन फॉर द गार्ड। और अंत में सारा मोल तोल करते हुए उस डीलर को 50 एन उस गार्ड के बदले में उसको देना पड़ा, चुकाना पड़ा। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। यानी वो चपरासी जो था वो अपने भाग्य पर खुश होते हुए उस दुकान से प्रस्थान किया। It wasn't often that the teacher gave one a free gift equivalent to a year's wages। यानी वो सोचा कि क्या ऐसा नहीं था कि वो टीचर उसके साल भर का जो मजदूरी मिलता उसके बराबर एक फ्री में उसको गिफ्ट दे दिए। He was so clever as not to mention the matter to anyone। यानी वो पोर्टर इतना चालाक था कि वो तय किया कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना है, किसी को नहीं बतलाना है कि उसको हमने 50 एन में बेच लिया है। And neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the guard। और न ही सेबी और न वो टीचर आज तक ये जान पाए कि जो गार्ड सेबी मतलब लेके गया उसका हुआ क्या, ये किसी को नहीं पता चला। Yes, the porter was clever, but he was not clever enough। Little did he imagine that this same guard would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 एन। यानी हाँ, वो चपरासी जो था वो चालाक था, ठीक है, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ। लेकिन वो बहुत चालाक नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं किया होगा कि जिस गार्ड को 50 एन में बेचा वही डीलर उसको 600 एन में बेच देगा, इसकी वो कल्पना भी नहीं किया होगा। सेबी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। यानी अब सेबी बेचारा जो था, जो गार्ड कलेक्शन करता था और गार्ड पर अपनी कलाकृति जो बनाता था, अब उसको छोड़ दिया और अब क्या करने लगा, पिक्चर पेंट करने लगा, तस्वीर बनाना शुरू कर दिया, इसमें व्यस्त हो गया। He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father, so who has smashed all his precious guides to pieces। यानी सेबी जो था इतना अच्छा लड़का था कि वो उसकी जिसमें रुचि थी उस काम को छोड़ दिया। जितना गार्ड सब टांगे हुआ था सबको स्मैश कर दिया गया, लेकिन उसके मन में न अपने पिता के प्रति और न अपने टीचर के प्रति उसके मन में कोई भी कटुता, कोई भी नफरत नहीं आई और अपने पिता के प्रति भी नहीं आई, जिन्होंने उसके उस बहुमूल्य गार्ड को टुकड़े टुकड़े में हथौड़ा से मारकर फोड़ दिया था, उनके प्रति भी उसके मन में कोई बिटरनेस नहीं आया। Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures। यानी अब सेबी जो था वो अब गार्ड कलेक्शन छोड़ दिया और पिक्चर पेंट करने लगा, पेंटिंग करने लगा। फिर भी कभी कभी उसके पिता इसके लिए भी उसको डांटते थे कि अब उस काम को छोड़कर कुआं में से निकला और खाई में गिर गया। अब वो गार्ड को छोड़ा तो अब पिक्चर पेंटिंग करने लगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो यही चीज इस कहानी में ये लेखक दिखलाने का प्रयास किए हैं कि जो एल्डरली वर्ल्ड है वो बच्चे के टैलेंट के किस तरह से दमन कर देते हैं, यही चीज दिखलाया गया है। इसलिए यह शिक्षा देता है कि हर माँ बाप को, हर गार्जियन को जो अपने बच्चे के साथ शुरू से ही रहा है उसको खूब इस चीज की जानकारी है
कि हमारे बच्चे का रुझान किस फील्ड में है, किस तरफ है, और जिस तरफ भी है उसको उसी साइड में उसको थपथपाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि उस रास्ते पर चलकर वो काफ़ी माने नाम और शोहरत हासिल कर ले, काफ़ी पैसा कमा ले, काफ़ी आगे निकल जाए, न कि हम जबरदस्ती उस पर कोई दूसरा काम थोपे जिसमें उसको रुचि नहीं है। नहीं, जैसे मान लीजिए लड़का हमने से पूछता है सर क्या पढ़े, तो हम क्या जानते हैं क्या पढ़े, विषय थोड़े कोई खराब है। लड़का को खुद देखना चाहिए कि कौन सा विषय पढ़ने में उसको इंटरेस्ट है, रुचि है उसकी, और कौन सा विषय उसको समझ में आ रहा है। जो विषय उसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जो विषय उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है, वही विषय उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि माँ बाप, सगा संबंधी, इष्ट मित्र लो राय साइंस पढ़ो। नहीं, क्यों साइंस पढ़ो? अगर हिस्ट्री में तुमको समझ में आता है, हिस्ट्री पढ़ने में रुचि है, वो ज़्यादा समझ में आता है तो वो पढ़िए, उसी को पढ़कर टॉपर हो जाइए, हर जगह प्रतिष्ठा है। जबरदस्ती घिसा पीटा साइंस पढ़िए और सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से पास कीजिए, रत्ती पर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए किसी के कहने से कुछ नहीं करना चाहिए। आप खुद देखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ समझ में आता है, वही विषय पढ़िए, उसी में आगे कीजिए, बढ़ जाइए, पूरा नेम फेम सब हासिल हो जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। ना कि जबरदस्ती दिखावे के लिए पढ़ें, या जबरदस्ती पढ़ें, या गार्जियन के प्रेशर में पढ़ें, या मित्र के प्रेशर में पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हर आदमी, आप भी अब लड़के नहीं हैं, आपको भी ये सोचना चाहिए कि किस साइड में हमारा रुझान है, उसी रास्ते पर चलिए और मंजिल मिल जाएगी। लोग अलग अलग बतलाते हैं। बच्चन जी ने मधुशाला में लिखा है कि अलग अलग पथ बतलाते, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़कर एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इसलिए किसी के कहने से नहीं, यही चीज लेखक इसमें कह रहा है कि जिधर आपका टैलेंट आपको लगे उसी रास्ते पर चलिए, मंजिल मिल ही जाएगी। ठीक है, तब ये हो गया आर्टिस्ट। अब इसका ग्लोसरी और ग्रामर जो है अब अगले क्लास में उसको देखा जाएगा। ठीक है ना, पढ़ते रहिए। और दूसरी बात है कि फर्स्ट ईयर का भी ऑनलाइन हम लोग शुरू कर रहे हैं 28 तारीख से। तो ये भी मैसेज आपको हम दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई बंधु या कोई भी नज़दीकी है तो उसको बोलिए कि 28 तारीख से, लेकिन वो बिना एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए लिंक जाएगा और तब लड़का लिंक से पढ़ेगा और आगे चलकर वही लिंक आपको भी दिया जाएगा। तो इसलिए वो उसका बिना लिंक से ऐसे नहीं पढ़ाई होगी, वो सारी व्यवस्था यहाँ फिट हो रही है। तो इसलिए जिसका एडमिशन होगा, जिसको हम लोग लिंक देंगे, वही लड़का देख सकेगा, इसके जैसा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, ओके देन, थैंक यू।